दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है ऑलवेज टेल द ट्रुथ। क्या मतलब हुआ दोस्तों? टेल का मतलब होता है बोलना या फिर कहना, और TRUTH ट्रुथ। यदि आप सिर्फ इस शब्द के बारे में बात करें ट्रुथ, तो ये नाउन है जिसका अर्थ होता है, जिसका मतलब होता है सच। और जब हम टेल के साथ इसको जोड़ेंगे, मतलब कि ये वर्ब है, नाउन है, और जब हम इसको ऐसे बोलेंगे टेल द ट्रुथ, तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बन जाएगी जिसका मतलब होता है सच बोलना। तो आप इस वर्ड को ज़रूर नोट कर लें। और ALWAYS ऑलवेज़ का मतलब होता है हमेशा। तो क्या अर्थ हुआ? ऑलवेज़ टेल द ट्रुथ, हमेशा सच बोलें। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और दोस्तों, यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे ज़रूर नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे लिटिल पुनीत वॉज अलोन एट होम। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। इस तरह के वाक्यों को सिंपल पास्ट का वाक्य कहा जाता है। उसके अलावा दोस्तों, इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि जब हम सिंपल पास्ट या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर कभी भी वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। जो एक्शन वर्ब है उसका प्रयोग नहीं किया जाता है। और यही कारण है दोस्तों, इस तरह के जो वाक्य हैं उनको नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और अलोन का मतलब होता है अकेला। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? वन डे एक दिन, लिटिल पुनीत छोटा पुनीत, वॉज अलोन अकेला था, एट होम घर पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि एक दिन छोटा पुनीत घर पर अकेला था। हिज मदर एंड फादर हैड गॉन टू आ मैरिज सेरेमनी। क्या मतलब हुआ दोस्तों? आप इसके स्ट्रक्चर को समझ लीजिए। ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट परफेक्ट का वाक्य है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि पास्ट परफेक्ट होता क्या है। पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां हम ये दिखाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। वह आया था, वह गया था, मैं खाना खा चुका था, मैं उससे मिला था, राजू ने मुझे पढ़ाया था, हमने उसे देखा था। ऐसा कोई भी वाक्य जहां पर था हो और उसके अलावा ये भी जानकारी मिले कि पास्ट में वो क्रिया पूरी हो चुकी थी, तो इस तरह के वाक्यों को आप आसानी से पहचान सकते हैं। इस तरह के वाक्यों को पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाएगा। और पास्ट परफेक्ट में हैड का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, जैसा यहाँ पर आप देख सकते हैं। और साथ में थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। GO गो मतलब होता है जाना, और थर्ड फॉर्म है गॉन। तो क्या अर्थ हुआ? हिज। अच्छा दोस्तों, हिज का मतलब होता है उसका, उसकी, उसके। जब कोई भी चीज़ किसी मेल से रिलेट करेगी, मतलब मेल मतलब पुरुष से रिलेट करेगी, तो वहाँ पर हिज लगाया जाएगा। और यदि वो फीमेल से रिलेट करेगी तो हर लगाया जाएगा। तो फिलहाल ये जो है ये मेल से रिलेट कर रही है, तो यहाँ पर हिज का यूज़ किया गया। तो क्या अर्थ हुआ? हिज फादर उसके पिता, एंड हिज मदर मतलब उसकी माँ, एंड फादर और पिता, हैड गॉन गए हुए थे, टू आ मैरिज सेरेमनी। मैरिज का मतलब विवाह, और दोस्तों सेरेमनी का मतलब होता है समारोह। एक विवाह समारोह में, या कह सकते हैं शादी के समारोह में। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? हिज मदर एंड फादर हैड गॉन टू आ मैरिज सेरेमनी। उसकी माँ और पिता
एक विवाह समारोह में गए हुए थे। आगे देखिए, पुनीत सॉ आ स्टेपलर लाइंग ऑन हिज फादर्स टेबल। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ये जो वाक्य है ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है, और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। SEEC मतलब होता है देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। तो आप इसे दोस्तों नोट भी कर लें। उसके अलावा दोस्तों आप इसकी प्रोनाउंसिएशन पर भी ध्यान दें। बहुत से लोग इसको सा पढ़ते हैं, तो आप इसको सा बिल्कुल ना पढ़ें, क्योंकि जो सा है वो एक रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। आप इसको सॉ पढ़ें। अभी आप जब इस वीडियो को सुन रहे हैं तो आप सुनते सुनते भी 3-4 बार इसको प्रोनाउंस कर लें, SAW सॉ। और दोस्तों ये हमारी सेकंड फॉर्म है। तो क्या अर्थ हुआ, पुनीत सॉ, पुनीत ने देखा, आ स्टेपलर, एक स्टेपलर देखा, लाइंग पड़ा हुआ, और इसे भी नोट कर लीजिए, लाइंग मतलब पड़ा हुआ, एडजेक्टिव है यहाँ पर, इसको यूज़ किया गया, पड़ा हुआ देखा, ऑन हिज, ऑन मतलब पर, हिज मतलब उसके, फादर्स टेबल, यहाँ फादर के बाद एपिस्ट्रोफी एस है जिसका मतलब होता है काकी के। जब हम किसी नाम या व्यक्ति के साथ कुछ जोड़ते हैं तो एपिस्ट्रोफी एस का यूज़ किया जाएगा। तो ऑन हिज फादर्स टेबल मतलब अपने पिता की टेबल पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, पुनीत सॉ आ स्टेपलर लाइंग ऑन हिज फादर्स टेबल। पुनीत ने अपने पिता की टेबल पर एक स्टेपलर को पड़ा हुआ देखा। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि स्टेपलर आप जानते हैं, जो स्टेपलर जिससे हम स्टेशनरी में यूज़ करते हैं, जैसे कई बार 2 पेजों को जोड़ना हो, पिन लगाने, तो उसमें स्टेपलर का यूज़ किया जाता है। आगे देखिए, ही पिक्ड अप द स्टेपलर एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद इट। दोस्तों PIC के पिक मतलब होता है उठाना, और ये सेकंड फॉर्म है पिक्ड। तो क्या अर्थ हुआ, और ये भी पास्ट का ही वाक्य है, ही पिक्ड अप द स्टेपलर, उसने स्टेपलर को उठाया, एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद इट, और उससे खेलना शुरू कर दिया। दोस्तों इस स्ट्रक्चर को मैं बता देता हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया गया है। जब हम ऐसा वाक्य बनाएंगे जहाँ पर कोई भी क्रिया के साथ लगा लगी आए, जैसे मान लीजिए वाक्य है, वह खेलने लगा, वह जाने लगा, वह नाचने लगा, मैं उछलने लगा, इस तरह के वाक्यों में स्टार्टेड के साथ फोर्थ फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि ही पिक्ड अप द स्टेपलर, उसने स्टेपलर को उठाया, एंड स्टार्टेड प्लेइंग विद इट, और उससे खेलने लगा। आगे देखिए, ही टोर द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक एंड बिगेन टू स्टेपल देम। क्या अर्थ हुआ, ही टोर, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का वाक्य है, और सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया गया। तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए, TEAR, टीयर का मतलब होता है फाड़ना, और सेकंड फॉर्म है टोर, TORE। तो क्या अर्थ हुआ, ही टोर द पेजेस ऑफ एन ओल्ड बुक, उसने एक पुरानी किताब के पेजों को फाड़ दिया, एंड बिगिन टू स्टेपल, और उनको शुरू कर दिया, बिगिन मतलब शुरू करना, सेकंड में बिगिन, और शुरू कर दिया, टू स्टेपल दैम, उनको स्टेपल करना। स्टेपल का मतलब होता है आपस में चिपकाना, और उनको स्टेपल करना उसने शुरू कर दिया। व्हेन द स्टेपल्स गॉट फिनिश्ड, दोस्तों गेट फिनिश्ड का मतलब होता है किसी चीज़ का समाप्त हो जाना, सेकंड फॉर्म में गॉट फिनिश्ड, तो आप चाहें तो नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ, व्हेन द स्टेपल्स गॉट फिनिश्ड मतलब जो स्टेपल्स थे जब वो ख़त्म हो गई। और दोस्तों आप जानते हैं आप किसके बारे में बात की जा रही है, जो स्टेपलर्स के अंदर जो पिन होती हैं उनको स्टेपल कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ कि जब स्टेपल्स जो थी वो ख़त्म हो गई, ही ट्राइड, उसने कोशिश की, टू रिफिल द स्टेपलर, रिफिल मतलब भरना, उसने स्टेपलर को दोबारा भरने की कोशिश की, और रिफिल मतलब दोबारा से भरना। व्हेन द स्टेपल्स गॉट फिनिश्ड, सॉरी यहाँ तक तो हम इसको पढ़ ही चुके हैं। ही ट्राइड टू रिफिल द स्टेपलर, उसने स्टेपलर को रिफिल करने की, भरने की कोशिश की। सिंस, क्योंकि, ही डिड नॉट नो हाउ टू डू इट। दोस्तों आप इस स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए, देखिए कई लोगों को इसमें अच्छी जानकारी मिलेगी। सबसे पहले ये देखिए, ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो वहाँ सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट का यूज़ किया जाता है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। तो क्या अर्थ हुआ, सीन्स क्योंकि, ही डिड नॉट नो, वह नहीं जानता था, हाउ टू डू इट, इसे कैसे करते हैं। और दोस्तों यहाँ देखिए एक अच्छी चीज़ मैं आपको बताता हूँ, इस तरह से आप कई वाक्यों को बनाना सीखेंगे। यहाँ पर हाउ टू का इस्तेमाल किया गया है।
अब आप इस चीज़ को सीख लीजिए कि हाउ टू का इस्तेमाल करके हम कैसे वाक्य बनाते हैं। जब हम कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहाँ पर हम किसी व्यक्ति के किसी भी हुनर को या किसी भी काम के उसमें दिखाएं कि कोई व्यक्ति किसी क्रिया को करना जानता है, तो ऐसे स्थानों पर हाउ टू का यूज़ किया जाता है। अब जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूँ। मुझे क्रिकेट खेलना आता है, तो इसका क्या होगा, आई नो हाउ टू प्ले क्रिकेट। मेरे भाई को कार चलानी आती है। अब ये सिंगुलर नाउन है तो माय ब्रदर में नोज़ आएगा, माय ब्रदर नोज़ हाउ टू ड्राइव अ कार। मुझे फ़ुटबॉल खेलना नहीं आता है, आई डू नॉट नो हाउ टू प्ले फुटबॉल। तो दोस्तों ये मैंने आपको 3-4 एग्जाम्पल दिए, तो आप इससे समझ ही गए होंगे। जब हम कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां पर ये दर्शाते हैं कि किसी व्यक्ति को कुछ करना आता है, तो वहां पर हाउ टू का यूज़ किया जाता है। चलिए मैं आपको ये इसे समझा चुका हूँ। मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ, 2 वाक्य मैं आपको दूँगा, आप उन दोनों वाक्यों को ट्रांसलेट करें और कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। चलिए आप उन्हें नोट कर लीजिए। उसे खाना पकाना आता है। आई रिपीट द सेंटेंस, उसे खाना पकाना आता है। अब आप दूसरे वाक्य को भी नोट कर लीजिए। मुझे खाना पकाना नहीं आता है। आई रिपीट द सेंटेंस, मुझे खाना पकाना नहीं आता है। तो दोस्तों मैंने 2 आपको वाक्य दिए हैं और आप इन दोनों को ही ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। चलिए, तो यहाँ से क्या मतलब हुआ कि सीन्स ही डिड नॉट नो हाउ टू डू इट, क्योंकि वह नहीं जानता था इसको कैसे करें। ही ब्रोक द स्टेपलर, ब्रेक मतलब तोड़ना, सेकंड में ब्रोक। ही ब्रोक द स्टेपलर, उसने स्टेपलर को तोड़ दिया। पुनीत गॉट स्केयर्ड एंड लेफ्ट द स्टेपलर ऑन द टेबल। दोस्तों गेट स्केयर्ड का मतलब होता है डर जाना। आप इसके स्ट्रक्चर को भी समझ लीजिए। देखिए ये जो आप वर्ड देख रहे हैं स्केयर्ड, ये एडजेक्टिव है। अब यहाँ ये बात ये है कि जब हम किसी भी एडजेक्टिव को सिंपल प्रेजेंट या फिर सिंपल पास्ट में वाक्य बनाएं तो बड़े आसानी से बना सकते हैं। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, वह डरा हुआ था, ही वॉज स्केयर्ड। मैं डरा हुआ हूँ, आई एम स्केयर्ड। तो हमें इसमें कोई भी चेंजेस करने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों जब आप इस एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करेंगे तब आपको एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो यहाँ पर सपोर्टिंग वर्ब के रूप में गेट का इस्तेमाल किया गया है और गेट की जो सेकंड फॉर्म है वो है गॉट। तो क्या अर्थ हुआ, पुनीत गॉट स्केयर्ड। तो इस बात को आप समझ ही गए होंगे। जब आप किसी एडजेक्टिव को वर्ब के रूप में प्रयोग करना चाहते हैं तब आपको वहाँ पर एक सपोर्टिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। तो गेट स्केयर्ड मतलब डर जाना, भयभीत होना, सेकंड फॉर्म गॉट स्केयर्ड। तो क्या अर्थ हुआ, पुनीत गॉट स्केयर्ड, पुनीत डर गया, भयभीत हो गया। एंड लेफ्ट, और लीव मतलब छोड़ना, सेकंड फॉर्म लेफ्ट, एंड लेफ्ट और छोड़ दिया द स्टेपलर, स्टेपलर को ऑन द टेबल, टेबल पर। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि पुनीत गॉट स्केयर्ड एंड लेफ्ट द स्टेपलर ऑन द टेबल, मतलब पुनीत घबरा गया, पुनीत डर गया और उसने और स्टेपलर को उसने टेबल पर छोड़ दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, वैन हिज फादर आस्क्ड अबाउट द ब्रोकन स्टेपलर। और दोस्तों यहाँ देखिए, आप इस वर्ड के बारे में बताता हूँ। जैसे मैं आपको हर वर्ड के बारे में बताता हूँ कि एडजेक्टिव है, नाउन है, वर्ब है, तो आप इसे वैसे ही नोट किया कीजिए जैसा मैं बताता हूँ। दोस्तों ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, सेकंड फॉर्म ब्रोक और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, BROKEN। उसके अलावा यहाँ पर जानने वाली बात यह है कि कई सारे ऐसे वर्ड होते हैं जो वर्ब भी होते हैं, साथ में एडजेक्टिव भी होते हैं। और ज़्यादातर ऐसा कब होगा कि जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो थर्ड फॉर्म तो होते ही हैं वर्ब की, उसके अलावा वो एडजेक्टिव भी होते हैं। तो यहाँ पर हमें सेम चीज़ देखने को मिल रही है कि ये जो वर्ड है ये थर्ड फॉर्म भी है यदि आप इसे वर्ब के रूप में प्रयोग करें। उसके अलावा दोस्तों ये जो शब्द है ये एक एडजेक्टिव भी है, तो यहाँ पर इसे एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया। चलिए, क्या मतलब हुआ, नेक्स्ट डे मतलब वो अगले दिन। वैन जब, हिज फादर उसके पिता ने, आस्क्ड पूछा, अबाउट द ब्रोकन स्टेपलर टूटे हुए स्टेपलर के बारे में उसके पिता ने पूछा। पुनीत कन्फेस्ड दैट ही हैड ब्रोकन इट। दोस्तों ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई। आप इसकी मीनिंग को नोट कर लीजिए। कन्फेस का मतलब होता है अपने गुनाह को या फिर अपने अपराध को स्वीकार कर लेना। स्पेलिंग है CONFESS और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर हेड के साथ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट परफेक्ट है। ऑलरेडी मैं इसको बता चुका हूँ, जब पास्ट में कोई क्रिया पूरी होगी तो वहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाया जाएगा जिसे पास्ट परफेक्ट का वाक्य कहा जाता है। तो अब इस तरह से पूरी लाइन का क्या मतलब निकला कि अगले दिन जब उसके पिता ने टूटे हुए स्टेपलर के बारे में पूछा, पुनीत कन्फेस्ड दैट ही हैड ब्रोकन इट। पुनीत ने इस बात को स्वीकार किया, या कह सकते हैं पुनीत ने इस बात को कबूल किया। और कन्फेस का ऑलरेडी बता चुका हूँ, मतलब किसी अपराध को या फिर गुनाह को स्वीकार कर लेना, बता देना। तो पुनीत ने इस बात को स्वीकार किया कि उसने उसे तोड़ा था। हिज फादर प्रेज्ड हिम, प्रेज का मतलब तारीफ़ करना, प्रशंसा करना, सेकंड फ्रॉम प्रेज्ड। हिज फादर प्रेज्ड हिम फॉर टेलिंग द ट्रुथ।
उसके पिता ने उसकी प्रशंसा की, उसकी तारीफ़ की। और क्यों तारीफ़ की? फॉर टेलिंग द ट्रूथ, सच बोलने के लिए उसकी तारीफ़ की। बट ऑल्सो आस्क्ड हिम, लेकिन उसको ये भी कहा, नॉट टू फिडल विथ थिंग्स, कि वो चीज़ों से ना उलझे। फिडल का मतलब होता है चीज़ों से छेड़खानी करना, कि वो चीज़ों से छेड़खानी ना करे। विच ही डिड नॉट नो हाउ टू यूज़, जिनके बारे में वह नहीं जानता कि उनका इस्तेमाल कैसे करें। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि उसके पिता ने सच बोलने के लिए उसकी प्रशंसा की, तारीफ़ की, और उसको ये भी कहा कि वो चीज़ों से फिडल ना करे, उनसे ना खेले, उनको छेड़खानी ना करे, जिन चीज़ों को वो इस्तेमाल करना नहीं जानता है। चलिए, तो दोस्तों इस तरह से कहानी ख़त्म होती है। और यदि मैं इस कहानी के बारे में बात करूं तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि कहानियां बड़ी छोटी छोटी होती हैं, लेकिन उन छोटी छोटी कहानियों में जो सीख होती है, जो मॉरल होता है, वो बहुत ही बड़ा होता है, जीवन के अंदर कुछ ना से कुछ सिखाने वाला होता है। और जैसा दोस्तों बुक्स हैं, बुक्स के अंदर हमेशा ही हमें कुछ ना कुछ जीवन से संबंधित अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। तो यदि मैं अपने एक्सपीरियंस के बारे में बात करूँ और जो जितना मैंने आज इस स्टोरी को पढ़कर सीखा है, इस कहानी के 2 मोरल हैं, 2 चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। सबसे पहली चीज़ ये सच बोलना। जैसा आपने देखा कि ये जो बच्चा था पुनीत नाम का, गलती से इससे स्टेपलर टूट गया, लेकिन उस बच्चे ने सच बोला और उसके पिता ने उस बात की तारीफ़ की कि उसने सच बोला। तो दोस्तों सच बोलना एक बहुत अच्छा गुण है। यदि ये बच्चा चाहता तो झूठ भी बोल सकता था, लेकिन वो चीज़ अच्छी नहीं होती। तो सच बोलना एक बहुत ही अच्छा गुण है। हमें हमेशा ही कोशिश करनी चाहिए कि हम सच बोलें। और उसके अलावा दोस्तों जो दूसरी शिक्षा मिलती है वो ये है कि उसके पिता ने उसे ये भी समझाया कि जिन चीज़ों को आप इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं, आप उसे छेड़छाड़ ना करें। कई बार हम लोग दूसरों के चीज़ों से, सामानों से, या कई बार खुद की चीज़ों से हम खेलने लग जाते हैं। कई बार हम उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते हैं। अक्सर ये सब चीज़ें जो बच्चे बहुत करते हैं कि वो उन चीज़ों के बारे में नहीं जानते, लेकिन वो छेड़खानी करते हैं, तो वो चीज़ें कई बार ख़राब हो जाती हैं। तो यहाँ पर अच्छी बहुत बात बताई गई है कि यदि हमें किसी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं हो तो बेटर यही है कि हम उनको ना छुएं, ना छेड़ें, क्योंकि वो ख़राब भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर 2 चीज़ें हैं। और जो सबसे बड़ी बात यहाँ पर कहानी में बताया गया है कि यदि आपसे कोई गलती हो गई हो तो उसको स्वीकार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सच के साथ हमेशा ही रहना चाहिए। हमें हमेशा ही सच बोलने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी। और दोस्तों आप लोगों के कमेंट्स मेरे पास आते हैं, मैं उनको हमेशा ही पढ़ता हूँ और कोशिश करता हूँ उन पर रिप्लाई भी देने की। और मेरे पास एक कमेंट था, ये कोई मोनी केशरवानी जी हैं, यदि मैंने नाम सही से लिया है, मोनी केशरवानी, इनके मेरे पास कमेंट है। उन्होंने कहा कि सर आप इमला का वीडियो बनाइए। तो पहली बात मैं आपसे यही बताना चाहूँगा कि इस बात को मैं नहीं समझ पाया कि इमला किस टाइप से आप बोल रहे हैं कि इमला, क्योंकि जो इमला के वीडियो हो सकते हैं वो तभी पॉसिबल है कोई टीचर आपको इमला बोले और आप उसको लिखें। तो ये वीडियो के माध्यम से तो शायद पॉसिबल नहीं है। फिर भी यदि ये पॉसिबल है तो आप थोड़ा सा कमेंट में एक्सप्लेन करके बताएं कि वो किस तरह से उस तरह वीडियो बना सकते हैं। और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि वीडियो मैं आपको बना कर दूँ। और मेरी हमेशा ही कोशिश होती है कि आपके जो भी सजेशंस हों, एडवाइस हों, उनको मैं पढूं, उनको देखूं और उनको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करूं, क्योंकि दोस्तों आपके जो सजेशंस हैं, फीडबैक हैं, वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं एक अच्छा कंटेंट बनाने में। तो मैं हमेशा ही आपके फीडबैक को बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिवली लेता हूं। जो भी आप मुझे फ़ीडबैक देते हैं उसे मैं ध्यान से देखता हूं और कोशिश करता हूं कि मैं इम्प्रूवमेंट लाऊं। तो मोनी केशरवानी जो सब्सक्राइबर हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करके बताएं कि किस तरह का वीडियोस आप देखना चाहते हैं, या फिर जो वीडियोस आप बता रहे हो किस तरह से बनेगी। तो यदि आप इसको सही से बता सकते हैं तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वीडियो जल्दी से जल्द बनाऊँ। तो दोस्तों आज तक ये कहानी पूरी कवर हो चुकी है। यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और कोई भी सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।